हेलो फ्रेंड्स। तो लास्ट क्लास पे हम लोगों ने हायर एजुकेशन की यूनिट नंबर 2 के अंतर्गत राधाकृष्णन कमीशन को पढ़ना स्टार्ट किया था और उसकी कुछ रिकमेंडेशंस को हमने डिस्कस किया था, जिसमें हायर एजुकेशन ऑब्जेक्टिव्स के बारे में हमने बात की थी, हायर एजुकेशन के क्लासेस के बारे में बात की थी, हायर एजुकेशन के लेवल के बारे में बात की थी, और जो रूरल यूनिवर्सिटी, वुमेन यूनिवर्सिटी के बारे में और एग्रीकल्चरल यूनिवर्सिटी के बारे में राधाकृष्णन कमीशन की जो रिकमेंडेशंस थी वहां तक हम लोगों ने चर्चा की है। आज की क्लास में हम लोग उसके आगे का डिस्कशन करते हैं कि और क्या क्या सुझाव थे उच्च शिक्षा या विश्वविद्यालय शिक्षा के संदर्भ में जो यूनिवर्सिटी एजुकेशन कमीशन या राधाकृष्णन कमीशन ने दिए हैं। तो गैस आज की क्लास स्टार्ट करते हैं। तो अभी हमारा टॉपिक चल रहा है यूनिवर्सिटी एजुकेशन कमीशन 1948-49 या इसी को हम लोग राधाकृष्णन कमीशन कहते हैं या राधाकृष्णन आयोग कहते हैं। या विश्वविद्यालय शिक्षा। तो हम अभी डिस्कस क्या कर रहे हैं? डिस्कस कर रहे हैं महत्वपूर्ण सिफारिश। तो अगर हम राधाकृष्णन कमीशन की सिफारिशों के मुख्य बिंदुओं पर गौर करें तो उसमें से एक सिफारिश निकल करके आती है। उन्होंने विश्वविद्यालय शिक्षा के प्रशासनिक ढांचे में और वित्तीय ढांचे में परिवर्तन के लिए महत्वपूर्ण जो है वो सुझाव दिए। तो अगर हम उसके प्रशासनिक और वित्तीय ढांचे के बारे में बात करें तो उसमें से जो पहली बात निकल करके आती है कि उनका कहना था कि जो ब्रिटिश यूजीसी है की तर्ज पर भारत में यूजीसी का गठन। ये बहुत महत्वपूर्ण सुझाव था और इस सुझाव को भारत में बाद में भारत सरकार ने माना भी और विश्वविद्यालय शिक्षा आयोग जो यूनिवर्सिटी ग्रांट कमीशन की स्थापना हुई। ब्रिटिश में हमने कहा था कि भारतीय जो उच्च शिक्षा है वो बहुत हद तक ब्रिटिश मॉडल से इन्फ्लुएंस्ड है और उसका मुख्य कारण आज भी देखने को मिलता है कि जो यूनिवर्सिटी ग्रांट कमेटी ब्रिटेन में काम करती थी, इंग्लैंड में काम करती थी, उसी की तर्ज पर उच्च शिक्षा को मॉनिटर करने के लिए, रेगुलेट करने के लिए उन्होंने यूजीसी का गठन का सुझाव दिया। तो ये बहुत महत्वपूर्ण बिंदु है राधाकृष्णन कमीशन के बारे में कि अगर आपसे पूछा जाए कि भारत में विश्वविद्यालय अनुदान आयोग की स्थापना किस आयोग की सिफारिश पर हुई तो आप सेलेक्ट करेंगे राधाकृष्णन आयोग की सिफारिश पर हुई। दूसरी तो दूसरा यहां पर बिंदु था कि जो विश्वविद्यालय है वो विश्वविद्यालयों का जो प्रशासन है वो केंद्र सरकार और राज्य सरकार करे। अर्थात उन्होंने कहा कि जो शिक्षा है समवर्ती सूची में रखा जाए। दूसरा बिंदु, शिक्षा को समवर्ती सूची में रखा जाए। हालांकि टॉपिक हम लोगों ने पहले डिस्कस किया और था कहा कि 42वें संविधान संशोधन के अंतर्गत 1976 में शिक्षा को राज्य सूची से हटा करके समवर्ती सूची में रखा गया स्वर्ण सिंह समिति की सिफारिश पर। लेकिन ध्यान रहे कि उच्च शिक्षा को या शिक्षा को भारत में राज्य सूची से हटा करके समवर्ती सूची में शामिल करने की जो सिफारिश थी वो स्वर्ण सिंह समिति से पहले राधाकृष्णन आयोग ने भी की थी। वो अलग बात है कि सरकार ने आयोग के इस सुझाव को एक्सेप्ट नहीं किया। तो जब उन्होंने शिक्षा को समवर्ती सूची में रखने की बात की तो उसके बाद उन्होंने कहा
कि जो केंद्रीय विश्वविद्यालय हैं और जो राज्य विश्वविद्यालय हैं उनका संचालन क्रमशः केंद्र सरकार और राज्य सरकार करे, लेकिन जो महाविद्यालय है, महाविद्यालयों का जो प्रशासन है वो प्रबंध कार्यकारिणी समिति द्वारा या मैनेजमेंट कमेटी द्वारा किया जाना चाहिए। तो अब इस समवर्ती सूची में रखना की जब बात की तो उन्होंने कहा कि जो केंद्रीय विश्वविद्यालय हैं वो केंद्र सरकार के अंडर में काम करें, जो राज्य विश्वविद्यालय हैं वो राज्य सरकार के अंदर में काम करें, लेकिन जो महाविद्यालय हैं वो प्रबंध कारिणी समिति के अंदर में काम करें, यानी मैनेजमेंट कमेटी के अंदर में काम करें। तो ये उनका एडमिनिस्ट्रेटिव पावर है कि केंद्रीय जो सेंट्रल यूनिवर्सिटी है वो सेंट्रल गवर्नमेंट के अधीन काम करेंगी या उनका प्रशासन और प्रबंधन। तो जो यहाँ पर बात की जा रही है वो होती है प्रशासन एवं प्रबंधन की बात हो रही है कि प्रशासन और प्रबंधन किनको करना चाहिए। और आज भी हम देखते हैं कि यही व्यवस्था लागू है जो राधाकृष्णन कमीशन ने सुझाई थी कि सेंट्रल यूनिवर्सिटी सेंट्रल गवर्नमेंट या यूनियन गवर्नमेंट के अंडर में काम करेगी, स्टेट यूनिवर्सिटी स्टेट गवर्नमेंट के एडमिनिस्ट्रेटिव में काम करेंगी, और जो कॉलेज महाविद्यालय होते हैं वो मैनेजमेंट कमेटी या प्रबंध कारिणी समिति के आधार पर काम करेंगे। तीसरा उन्होंने एक सुझाव दिया कि जो प्रशासनिक ढांचा है विश्वविद्यालय का वो कैसा होना चाहिए। जो एडमिनिस्ट्रेटिव स्ट्रक्चर के बारे में उन्होंने बात की। तीसरी बात उन्होंने बताई एडमिनिस्ट्रेटिव स्ट्रक्चर बताया यूनिवर्सिटी का। तो सबसे पहले उन्होंने कहा कि जो सबसे पहले होता है वो होता है विजिटर। विजिटर कौन होता है? प्रेसिडेंट होता है, यानी राष्ट्रपति, प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया। फिर इसके बाद आता है चांसलर, विजिटर के बाद चांसलर। चांसलर कौन होता है? प्रेसिडेंट एंड गवर्नर। अगर वो सेंट्रल यूनिवर्सिटी है तो उसका जो चांसलर होगा वो होगा राष्ट्रपति, लेकिन अगर वो स्टेट यूनिवर्सिटी है तो अगर आपसे यहां पर प्रश्न पूछा जाए कि किसी केंद्रीय विश्वविद्यालय का सर्वोच्च अधिकारी कौन होता है तो राष्ट्रपति, लेकिन अगर किसी राज्य सरकार का सर्वोच्च अधिकारी या फर्स्ट जो पर्सन होता है कुलाधिपति जिसे हम कहते हैं, तो कुलाधिपति केंद्रीय विश्वविद्यालय का कुलाधिपति राष्ट्रपति और राज्य विश्वविद्यालय का कुलाधिपति गवर्नर या राज्यपाल होता है। अब तीसरे चांसलर के नीचे उन्होंने वाइस चांसलर की बात की। वाइस चांसलर काम करेगा, तीसरा अधिकारी। फिर वाइस चांसलर के अंदर के बाद आता है प्रो वाइस चांसलर। और ये कई सारे होते हैं, हर विभाग के प्रो वाइस चांसलर अलग अलग होते हैं। प्रो वाइस चांसलर के बाद आता है सीनेट। सीनेट के बाद आता है कार्यकारिणी परिषद। जिसे आप एग्जीक्यूटिव काउंसिल कहते हैं। और जो प्रो वाइस चांसलर की नियुक्ति होती है
वो नियुक्ति कौन करता है? जैसे वाइस चांसलर की नियुक्ति राष्ट्रपति द्वारा या गवर्नर द्वारा की जाती है, लेकिन प्रो वाइस चांसलर की नियुक्ति जो है वो वाइस चांसलर यानी अपॉइंटेड बाय वीसी रिकमेंडेशन ऑफ एग्जीक्यूटिव काउंसिल। तो ये जो कार्यकारिणी परिषद होती है, इस कार्यकारिणी परिषद की सिफारिश पर ही प्रो वाइस चांसलर की नियुक्ति होती है। प्रो कार्यकारिणी परिषद के बाद जो आता है वो होता है तमाम एजुकेशनल कमेटी या शैक्षिक समितियां होती हैं। और इसके बाद जो आता है वो बोर्ड ऑफ स्टडीज होता है डिपार्टमेंटल वाइज। तो ये जो शैक्षिक समितियां हैं उसके बाद बोर्ड ऑफ स्टडीज होता है, अर्थात ये विभागीय स्तर पर काम करते हैं। हर स्ट्रीम की अपनी बोर्ड ऑफ स्टडीज अलग होती है। तो जो एडमिनिस्ट्रेटिव स्ट्रक्चर है, ज्यादातर यहाँ से जो क्वेश्चन पूछा जाता है वो यहाँ कार्यकारिणी परिषद तक। तो विजिटर, ध्यान रखें कि विजिटर जो होता है वो राष्ट्रपति होता है किसी भी यूनिवर्सिटी का। इस बात का ध्यान रखें, यहाँ से क्वेश्चन पूछा जा सकता है कि किसी भी विश्वविद्यालय का विजिटर किसे कहा जाता है। तो चाहे वो सेंट्रल यूनिवर्सिटी हो या स्टेट यूनिवर्सिटी हो, विजिटर जो है वो प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया ही होगा। लेकिन जब चांसलर की बात आए या कुलाधिपति की बात आए तो वहां पर प्रश्न बदल जाता है कि राज्य विश्वविद्यालय का जो कुलाधिपति होता है वो राज्य, संबंधित राज्य का राज्यपाल या गवर्नर होता है। और अगर वो केंद्रीय विश्वविद्यालय है और पूछा जाए कि किसी केंद्रीय विश्वविद्यालय का कुलाधिपति कौन होगा, तो राष्ट्रपति, प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया। फिर चांसलर के नीचे वाइस चांसलर आता है। वाइस चांसलर की नियुक्ति चांसलर द्वारा की जाती है। एक बार में 3 वर्ष के लिए की जाती है और बाद में उनके कार्यकाल को 1 वर्ष, एक टेन्योर और बढ़ाया जा सकता है। लेकिन अगर सेंट्रल यूनिवर्सिटी है तो इसका मतलब प्रेसिडेंट जो है उसके वाइस वीसी की नियुक्ति करेगा, और अगर स्टेट यूनिवर्सिटी है तो इसका मतलब गवर्नर वीसी की नियुक्ति करता है। फिर वाइस चांसलर के नीचे एक प्रो वाइस चांसलर होता है और ये कई सारे प्रो वाइस चांसलर होते हैं, और इन प्रो वाइस चांसलर की नियुक्ति वीसी द्वारा की जाती है एग्जीक्यूटिव काउंसिल्स की रिकमेंडेशन पर या सिफारिश पर। फिर प्रो वाइस चांसलर के नीचे जो काम करती है वो सीनेट होती है। उस सीनेट में उस विश्वविद्यालय के भी अधिकारी होते हैं, दूसरे विश्वविद्यालय के आमंत्रित सदस्य भी होते हैं, उस विश्वविद्यालय से संबद्ध महाविद्यालयों के भी शिक्षक होते हैं। तो उसमें टीचर भी होते हैं, एडमिनिस्ट्रेटिव भी होते हैं और कुछ आमंत्रित सदस्य भी होते हैं। तो सीनेट काम करती है और सीनेट के नीचे फिर एक एग्जीक्यूटिव काउंसिल होती है जिसका भी गठन, तो सीनेट का गठन वीसी करता है, एग्जीक्यूटिव काउंसिल का गठन वीसी करता है, और फिर एग्जीक्यूटिव काउंसिल के आगे तमाम वित्त समिति, शैक्षिक समिति तमाम आती है, फाइनेंस कमेटी, एजुकेशन कमेटी, बोर्ड ऑफ स्टडी। तो ये एक बेसिक स्ट्रक्चर जो था राधाकृष्णन कमीशन ने बना करके दिया था यूनिवर्सिटी लेवल पर, और ये स्ट्रक्चर आज भी इंडियन हायर एजुकेशन सिस्टम में एज इट इज लागू है और फॉलो किया जाता है। तो ये एक बहुत महत्वपूर्ण सिफारिश थी। और यहाँ पर ये जो महत्वपूर्ण चीजें हैं कि किसी भी यूनिवर्सिटी का विजिटर कौन होगा, प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया। चांसलर कौन होगा, चांसलर प्रेसिडेंट भी हो सकता है, गवर्नर भी हो सकता है। वाइस चांसलर की नियुक्ति कौन करता है, वाइस चांसलर चांसलर के नीचे काम करता है। फिर प्रो वाइस चांसलर चांसलर के नीचे होता है जिसकी नियुक्ति वीसी द्वारा की जाती है एग्जीक्यूटिव काउंसिल के नीचे, और प्रो वाइस चांसलर के नीचे सीनेट काम करती है। तो इस बात का गैर आप ध्यान रखेंगे। फिर जो उनका एक वित्त के संदर्भ में, जो फाइनेंस के संदर्भ में उन्होंने बात की थी, वो थी यूनिवर्सिटी स्टूडेंट्स को, कॉलेज स्टूडेंट्स को स्कॉलरशिप। तो उन्होंने कहा कि स्टूडेंट्स को छात्रवृत्ति दी जाए पढ़ने के लिए। एनसीसी की स्थापना, चूंकि उन्होंने व्यक्तित्व निर्माण, नेतृत्व के निर्माण की बात की, तो एनसीसी की वकालत की, स्टूडेंट पार्लियामेंट की बात की। तो जो महत्वपूर्ण बातें हैं
उनमें अगर हम बात करें तो उन्होंने स्टूडेंट यूनियन की बात की, एनसीसी की बात की, फेलोशिप की बात की। फिर से अगर हम और महत्वपूर्ण बिंदुओं को थोड़ा सा निकालने की कोशिश करें तो उन्होंने एक बात कही कि यूनिवर्सिटी में मैक्सिमम 3000 स्टूडेंट्स और कॉलेजेस में मैक्सिमम 1500 स्टूडेंट होने चाहिए। इस बात ये बहुत महत्वपूर्ण सिफारिश थी कि किसी विश्वविद्यालय में अधिकतम 3000 विद्यार्थी होने चाहिए और किसी कॉलेज में अधिकतम 1500 विद्यार्थी होने चाहिए। इसके बाद उसमें विद्यार्थियों की संख्या नहीं होनी चाहिए। तीसरी बात उन्होंने कही कि जो सेशन है, सेशन 180 वर्किंग डेज का होना चाहिए। जो सत्र होना चाहिए, सत्र में कम से कम 180 वर्किंग डेज लिए जाने चाहिए। फिर चौथी बात उन्होंने यूनिवर्सिटी टीचर्स का एक लेवल बताया कि यूनिवर्सिटी जो टीचर्स हैं वो 4 लेवल के होने चाहिए। सबसे पहले लेवल पर उन्होंने प्रोफेसर्स को रखा, फिर प्रोफेसर्स के नीचे उन्होंने रीडर को रखा, फिर रीडर के नीचे उन्होंने लेक्चरर्स को रखा, फिर लेक्चरर्स के नीचे उन्होंने इंस्ट्रक्टर को रखा। अर्थात यहां पर ये प्रोफेसर है, फिर यहां पर रीडर है, यहां पर व्याख्याता है और यहां पर अनुदेशक है या प्रशिक्षक है। तो उन्होंने विश्वविद्यालय में टीचर्स के, रीडर्स का मतलब एसोसिएट प्रोफेसर से, ये असिस्टेंट प्रोफेसर है, लेक्चरर। तो उन्होंने 4 प्रकार के जो है वो टीचर्स की वकालत की। ये भी आपको ध्यान में रखना है राधाकृष्णन कमीशन में कि उन्होंने यूनिवर्सिटी टीचर्स के को 4 क्लासेस में बांटा। विश्वविद्यालय यानी ये जो पीजी लेवल या पीएचडी स्टूडेंट होते थे उनको इंस्ट्रक्टर कहा उन्होंने। तो ये 4 तरीके से उन्होंने टीचर्स को रखा, प्रोफेसर, रीडर, लेक्चरर एंड इंस्ट्रक्टर के रूप में रखा। एक महत्वपूर्ण बात और टीचर से संबंधित उन्होंने कही कि जो टीचर्स रिटायरमेंट स्टेज है, जो सेवानिवृत्त आयु है, टीचर्स की, वो 60 से बढ़ाकर 64 वर्ष कर दी जाए। ये एक महत्वपूर्ण इनका सुझाव था। फिर पाठ्यक्रम के बारे में उन्होंने एक बात कही थी कि किसी भी कोर्स के लिए पहली चीज तो उन्होंने कहा कि गुणवत्तापूर्ण, या इसको हम कह सकते हैं क्वालिटी बुक्स फॉर्मुलेशन किया जाए, यानी गुणवत्तापूर्ण जो है वो पुस्तकों का निर्माण किया जाए या लेखन किया जाए। इसके बाद किसी भी कोर्स के लिए सिलेबस फिक्स किया जाए।
बुक्स फिक्स ना की जाए। और ये बात आज तक हमको देखने को मिलती है। जब भी हम हायर एजुकेशन की बात करते हैं, जैसे आजकल हम लोग चाहे वो यूजीसी का सिलेबस, नेट का सिलेबस हो या पीजी या यूजी लेवल का हो, तो यूनिवर्सिटी हमको क्या प्रिस्क्राइब करती है? केवल हमको सिलेबस दे देती है, बाकी वो एक किसी एक पर्टिकुलर बुक को प्रिस्क्राइब नहीं करती। जबकि स्कूलिंग एजुकेशन में ये होता है कि स्कूलिंग एजुकेशन में सिलेबस भी होता है और हमको एक निर्धारित बुक ही पढ़नी पड़ती है, या हमको बुक भी हमारी निर्धारित कर दी जाती है। उच्च शिक्षा के संदर्भ में ऐसा नहीं है। राधाकृष्णन आयोग ने कहा था कि केवल पाठचर्या निर्धारित की जानी चाहिए उच्च शिक्षा की, किसी भी कोर्स का, या जैसे हमसे कहा जाए कि भाई बीएड सेकेंड ईयर का, तो बीएड सेकेंड ईयर में जो पेपर है तो वो पेपर फिक्स होने चाहिए। फिर वो पेपर्स का जो कंटेंट है, उस कंटेंट के लिए कोई बुक निर्धारित नहीं की जानी चाहिए, क्योंकि अगर एक बुक निर्धारित कर देंगे तो बच्चा केवल उसी बुक का स्टडी करेगा और फिर उसका ओवरऑल जो है उसको एक मास्टरी या उसको एक डीप लर्निंग नहीं हो पाएगी उस पर्टिकुलर कंटेंट के बारे में। इसलिए बुक्स जो है वो फिक्स नहीं की जाए, ताकि बच्चा तमाम तरह की बुक्स को पढ़े और जिससे उसके पास एक ह्यूज नॉलेज उस पर्टिकुलर कंटेंट के बारे में या कॉन्सेप्ट के बारे में हो जाए। तो इस बात का ध्यान रखेंगे कि आज के समय में वो जो हम देखते हैं कि केवल हमको पाठ्यक्रम निर्धारित मिलता है, बुक्स नहीं बताई जाती, और हम फिर बुक्स अलग अलग बुक्स को रेफरेंस लेते हैं, अलग अलग बुक्स को पढ़ते हैं, और जो हमारा पाठ्यक्रम होता है या पाठचर्या जो होती है या सिलेबस जो होता है वो किसी एक बुक्स में मिलता भी नहीं है। तो उन्होंने कहा कि केवल सिलेबस डिफाइन किया जाए, बुक्स जो है वो डिफाइन ना की जाए या बुक्स फिक्स ना की जाए। तो ये महत्वपूर्ण एक सुझाव था जिसे जो आज तक हमको देखने को मिल रहा है। एक महत्वपूर्ण सिफारिश इस आयोग ने और भी की है परीक्षा सुधार के लिए। परीक्षा सुधार के बारे में इन्होंने कहा कि जो फर्स्ट डिवीजन, सेकंड डिवीजन और थर्ड डिवीजन का मिनिमम मार्क्स है, तो फर्स्ट डिवीजन के लिए उन्होंने 70%, मिनिमम 70%, फिर सेकेंड डिवीजन के लिए 55% और थर्ड डिवीजन के लिए इन्होंने 40% जो है वो मिनिमम मार्क्स की सिफारिश की थी। इस बात का ध्यान रखें परीक्षा सुधार के संदर्भ में कि जैसे आजकल 60% में फर्स्ट डिवीजन या प्रथम श्रेणी दे दी जाती है। राधाकृष्णन आयोग ने कहा कि प्रथम श्रेणी उत्तीर्ण होने के लिए विद्यार्थी को संबंधित कोर्स में मिनिमम 70% मार्क्स लाने चाहिए। द्वितीय श्रेणी के लिए मिनिमम 55% मार्क्स लाने चाहिए, जैसे आजकल 45% में हो जाता। तो वो जो 60, 45 और 33 का जो कॉन्सेप्ट था या है अभी 35% का, उसको उन्होंने इस चीज को एक्सेप्ट नहीं किया और उनका कहना था कि फर्स्ट डिवीजन के लिए मिनिमम 70%, सेकेंड डिवीजन के लिए मिनिमम 55% और थर्ड डिवीजन के लिए मिनिमम 40% मार्क्स स्टूडेंट्स को स्कोर करना ही चाहिए। इसके अलावा फिर उन्होंने भाषा के बारे में बात की, शिक्षा के माध्यम के बारे में बात की, मीडियम ऑफ एजुकेशन के बारे में बात की, शिक्षा का माध्यम। इस पर भी उन्होंने बात की, शिक्षा के माध्यम पर। और शिक्षा के माध्यम में उन्होंने बात की कि जो प्राथमिक शिक्षा है, प्राथमिक शिक्षा मातृभाषा में दी जानी चाहिए। मातृभाषा में जो माध्यमिक शिक्षा है वो क्षेत्रीय भाषा और प्लस मातृभाषा में दे देनी चाहिए। और जो उच्च शिक्षा है वो भारतीय भाषाओं में दी जानी चाहिए।
मतलब हिंदी में मोस्टली उन्होंने बात की थी। अंग्रेजी की वकालत उन्होंने नहीं की थी, यानी जो शिक्षा का माध्यम इंग्लिश था हायर एजुकेशन में। विशेष रूप से हमको इसको समझना है कि उन्होंने कहा था कि जो मीडियम ऑफ लर्निंग है, जो मीडियम ऑफ एजुकेशन है, शुड बी इंग्लिश शुड बी रिप्लेस्ड बाय द इंडियन लैंग्वेज। जो शिक्षा का माध्यम अंग्रेजी है, क्योंकि अंग्रेजी बहुत से लोगों को समझ में नहीं आती थी, अंग्रेजी जो थी वो जनमानस की भाषा नहीं थी, तो बहुत सारे लोग इसीलिए उच्च शिक्षा में नहीं जाते थे, क्योंकि उनको भाषा संबंधी चुनौतियों से बहुत जूझना पड़ता था। तो उन्होंने कहा कि अगर हमें भारत में उच्च शिक्षा का विकास करना है, उच्च शिक्षा में वृद्धि करनी है, तो हमें उच्च शिक्षा को हिंदी माध्यम से या भारतीय भाषाओं के माध्यम से ही संचालित करना चाहिए। तभी जो भारतीय है उस शिक्षा के प्रति उनमें एक लगाव और एक आकर्षण उत्पन्न होगा और वह उस शिक्षा को ग्रहण कर पाएंगे। तो ये बहुत महत्वपूर्ण तथ्य निकल कर आया है यहाँ पर कि राधाकृष्णन कमीशन ने शिक्षा के उच्च शिक्षा के लिए किस भाषा की वकालत की। तो ध्यान रहे दोस्तों कि राधाकृष्णन आयोग ने शिक्षा के उच्च शिक्षा के लिए इंग्लिश की वकालत नहीं की। हालांकि कहा इंग्लिश पढ़ाई जानी चाहिए, लेकिन उन्होंने इंग्लिश को एज अ लैंग्वेज रखने की बात की। उन्होंने पूरी की पूरी शिक्षा को इंग्लिश में करने की वकालत नहीं की। ध्यान रखें कि कभी कभी आपके मन में जब यह आता है कि उन्होंने भारतीय भाषा के माध्यम से शिक्षा की बात की, तो उनका वो अंग्रेजी विरोधी नहीं थे। वो अंग्रेजी को एक भाषा, जैसे हम हिंदी एक भाषा के रूप में सीखते हैं, संस्कृत एक भाषा के रूप में पढ़ते हैं, जर्मन एक भाषा के रूप में पढ़ते हैं, तो उन्होंने एक भाषा के रूप में इंग्लिश की उपयोगिता को स्वीकार किया, इंग्लिश को महत्वपूर्ण माना और इंग्लिश का ज्ञान को रखा, इंग्लिश को उच्च शिक्षा के पाठ्यक्रम में भी स्थान दिया। लेकिन शिक्षा का माध्यम ही अंग्रेजी करने की उन्होंने वकालत नहीं की। इसलिए यहाँ पर आपको ध्यान में रखना है कि राधाकृष्णन कमीशन ने शिक्षा के माध्यम को भारतीय भाषा और विशेष रूप से हिंदी माध्यम में रखने की वकालत की, लेकिन अंग्रेजी का विरोध नहीं किया। अंग्रेजी को एक भाषा के रूप में सीखने सिखाने में या अंग्रेजी को एक भाषा के रूप में अध्ययन की उन्होंने भी वकालत की थी, क्योंकि वो स्वयं बहुत सारी जो है वो विदेशी संस्थाओं में जा करके उन्होंने शिक्षण कार्य किया था, तो इसलिए वो अंग्रेजी विरोधी नहीं थे। लेकिन शिक्षा का माध्यम अंग्रेजी को बनाने के विरोधी थे, क्योंकि उनका मानना था कि उच्च शिक्षा के लिए एक उच्च बौद्धिकता की आवश्यकता होगी, और यदि विद्यार्थी अंग्रेजी भाषा में शिक्षा ग्रहण करेगा तो उसे दो चुनौतियों से लड़ना पड़ेगा। एक तो उसको भाषा संबंधी कठिनाइयों से जूझना पड़ेगा, और फिर उसे उस संबंधित नॉलेज का जो डिफिकल्टी लेवल है उससे जो है वो जूझना पड़ेगा। तो उन्होंने कहा कि अंग्रेजी हटा दीजिए, अंग्रेजी पढ़ाइए, लेकिन बाकी जो ज्ञान है, बाकी जो सब्जेक्ट हैं वो इंडियन लैंग्वेजेस में स्टूडेंट को प्रोवाइड किए जाने चाहिए, और जो वो नॉलेज है उसको भारतीय भाषाओं में ही पुस्तकों का निर्माण भी, गुणवत्तापूर्ण पुस्तकों का निर्माण भी भारतीय भाषाओं में होना चाहिए। तो वो जो बुक्स थी उन बुक्स को भी इंडियन लैंग्वेज में कन्वर्ट करके ट्रांसलेट करने के डेवलपमेंट की उन्होंने बात की, और टीचिंग को भी उन्होंने हिंदी इंडियन लैंग्वेज में जो है कन्वर्ट करने के बात की। लेकिन इंग्लिश को भी उन्होंने एक्सेप्ट किया, लेकिन इंग्लिश एज अ लैंग्वेज, नॉट अ मीडियम ऑफ एजुकेशन। इसके बाद कुछ और भी महत्वपूर्ण चीजें निकल करके आती हैं राधाकृष्णन कमीशन के बारे में, कि उन्होंने जो स्ट्रक्चर ऑफ एजुकेशन बताया, उन्होंने जो स्ट्रक्चर ऑफ एजुकेशन की बात की थी, उन्होंने 11 ईयर स्कूलिंग और प्लस 3 इयर्स यूनिवर्सिटी एजुकेशन की बात की थी, यानी यूजी लेवल की बात की थी यहाँ। तो उन्होंने 11 वर्षीय जो है वो विद्यालय शिक्षा की बात की। हालांकि ये बहुत एक्सेप्ट नहीं हुआ,
और बाद में 10+2+3 जो है वो एजुकेशन स्ट्रक्चर आया। लेकिन राधाकृष्णन कमीशन ने 11+3 का एक नेशनल स्ट्रक्चर ऑफ एजुकेशन या एक राष्ट्रीय जो शिक्षा की राष्ट्रीय संरचना है वो 10+2+3 नहीं सजेस्ट की थी, बल्कि इन्होंने 11+3 यानी 11 इयर्स की स्कूलिंग एजुकेशन और 3 इयर्स की यूनिवर्सिटी एजुकेशन की बात इन्होंने की थी। तो अब तक हम लोगों ने इस आयोग में क्या क्या पढ़ा शुरुआत से आखिरी तक कि अगर हम चर्चा करें तो उसके महत्वपूर्ण बिंदुओं को समराइज करने की जरूरत है। हाँ, एक और बात बहुत महत्वपूर्ण है इनके बारे में, वो आप कर लेंगे कि जो एडमिशन प्रोसेस होगी, एडमिशन इन हायर एजुकेशन थ्रू एंट्रेंस एग्जाम, यानी प्रवेश परीक्षा, ये महत्वपूर्ण चीज ध्यान रखें कि उच्च शिक्षा में जो एडमिशन या नामांकन की प्रक्रिया को उन्होंने बताया कि वो एक एंट्रेंस एग्जाम के थ्रू होना चाहिए, एक प्रवेश परीक्षा के माध्यम से होना चाहिए। जैसे कि अगर हम बीएससी में एडमिशन लेते हैं या एमएससी में एडमिशन लेते हैं या एमए में एडमिशन लेते हैं तो विश्वविद्यालय स्तर पर या एक राष्ट्रीय स्तर पर प्रवेश परीक्षाएं आयोजित होती हैं। आज भी हर विश्वविद्यालय अपनी प्रवेश परीक्षा लेता है, तो वो व्यवस्था आज भी है। तो ये भी क्वेश्चन कई बार एग्जाम में पूछा गया है कि विश्वविद्यालयों में प्रवेश हेतु या उच्च शिक्षा में प्रवेश हेतु प्रवेश परीक्षा की जो सिफारिश थी वो किस आयोग ने की थी, तो उसमें भी आपको राधाकृष्णन आयोग को ही चुनना है, क्योंकि बहुत पहले से ये व्यवस्था चली आ रही है। क्योंकि हायर एजुकेशन सभी को नहीं दी जा सकती या सभी के लिए थी नहीं, तो इसलिए उन्होंने कहा कि जो उच्च शिक्षा है वो उच्च शिक्षा कुछ योग्य व्यक्तियों को ही, जो जिनमें क्षमता है, योग्यता है, उनको ही प्राप्त होनी चाहिए, उनको ही मिलनी चाहिए। तो वो योग्य व्यक्ति या वो क्षमतावान व्यक्ति कौन है, उनकी पहचान कैसे हो, इसलिए उन्होंने प्रवेश परीक्षा के प्रावधान की वकालत की। और भारत में आज भी उच्च शिक्षा में तमाम कोर्सेज के लिए, अलग अलग कोर्सेज के लिए अलग अलग समय पर एंट्रेंस एग्जाम होते आ रहे हैं, विश्वविद्यालय स्तर पर या राष्ट्रीय स्तर पर। तो इस बात को भी आपको यहाँ पर ध्यान में रखना है। एक बात और भी यहाँ पर आपको समझनी है कि जो विश्वविद्यालय शिक्षा आयोग है उसकी जो सबसे महत्वपूर्ण जो सफलता की बात थी कि उसकी जो ये सिफारिशें हैं वो इतनी ज़्यादा स्वीकार क्यों हुई, क्योंकि इस आयोग ने जो अध्ययन किया था वो ऑफिस में बैठ करके नहीं किया था, बल्कि ये आयोग के जितने भी मेंबर्स थे, पूरे 10 के 10 मेंबर्स जो थे वो उन्होंने पूरे इंडिया में जाकर के विजिट किया था, भ्रमण किया था। उसके बाद इन लोगों ने अपनी सिफारिशें दी। एक बात और यहाँ पर समझ लीजिए जरा कि जो इवनिंग क्लासेस का कॉन्सेप्ट था, यानी सायंकालीन कक्षाएं, इसका भी इन्होंने प्रावधान किया था कि जो सायंकालीन कक्षाएं जहां पर स्टूडेंट ज़्यादा हैं तो स्टूडेंट्स को 2 पार्टी में डिवाइड कर लिया जाए, दिन में और इवनिंग में। तो 2 शिफ्ट उन्होंने कही कि कॉलेज और यूनिवर्सिटी को, जहां पर क्योंकि उस समय यूनिवर्सिटी और कॉलेजेस की संख्या उतनी ज़्यादा नहीं थी, जबकि स्टूडेंट्स का दबाव ज़्यादा था या स्टूडेंट्स ज़्यादा रहते थे, तो उन्होंने कहा कि इस समस्या का समाधान ये है कि विश्वविद्यालय या महाविद्यालय इवनिंग क्लासेस को चलाएं। आधे यानी जो आधे बच्चे हैं उनको दिन में बुलाएं, फर्स्ट मीटिंग बुलाएं, और आधे स्टूडेंट्स की जो टीचिंग लर्निंग प्रोसेस है वो सेकंड शिफ्ट में चलाएं। तो इससे उन्होंने कहा कि हर विश्वविद्यालय
ज़्यादा मात्रा में स्टूडेंट्स का एडमिशन कर सकता है और उनके साथ प्रबंधन कर सकता है जो भी उसके पास संसाधन है। तो ये भी एक महत्वपूर्ण सिफारिश थी, ये भी एक महत्वपूर्ण बिंदु था राधाकृष्णन आयोग का जो एग्जाम में पूछा जाता है। तो दोस्तों, अब तक हम लोगों ने राधाकृष्णन आयोग के बारे में जो पढ़ा उसको जरा हम समराइज करें। तो समराइजेशन में पहला चीज आता है कि राधाकृष्णन आयोग ने जो शिक्षा के वो 3 उद्देश्य बताए, फिर उन्होंने शिक्षा को 3 स्तरों में यूजी, पीजी और रिसर्च में बांटा, जिसमें 3 इयर्स, 2 इयर्स और मिनिमम 2 इयर्स की बात की। फिर उन्होंने शिक्षा को 3 वर्गों में बांटा, आर्ट, साइंस और वोकेशनल एजुकेशन को उन्होंने 6 भागों में बांटा। फिर उन्होंने ग्रामीण विश्वविद्यालय, कृषि विश्वविद्यालय और जो महिला विश्वविद्यालय है उसकी स्थापना की बात की उन्होंने। फिर इसके बाद उन्होंने 180 दिन का सत्र निर्धारित करने की बात की। उन्होंने विश्वविद्यालय में शिक्षकों के 4 स्तर निर्धारित करने की बात की। उन्होंने विश्वविद्यालय का जो प्रशासनिक ढांचा है, विजिटर से लेकर के बोर्ड ऑफ स्टडीज तक, उसको ड्राइव किया। महाविद्यालयों के लिए का संचालन का दायित्व उन्होंने प्रबंध कार्यकारिणियों को देने की बात की। विद्यार्थियों के लिए क्या है, छात्र संघ, एनसीसी और फेलोशिप की बात की जो आज भी लागू चल रहा है। परीक्षा सुधार हेतु तो उन्होंने 70, 55 और 40% का क्रमशः प्रथम, द्वितीय और तृतीय श्रेणी के लिए अंक निर्धारण किया। शिक्षकों की सेवानिवृत्त आयु को 60 वर्ष से बढ़ा करके 64 वर्ष किया। विश्वविद्यालय में अधिकतम 3000 और महाविद्यालय में अधिकतम 1500 विद्यार्थियों के रहने की बात कही उन्होंने। सायंकालीन कक्षाओं के बारे में उन्होंने बात की और प्रवेश परीक्षा के थ्रू उन्होंने एडमिशन की बात की। तो जो प्रवेश परीक्षा है उसके बारे में ध्यान रखें, सायंकालीन कक्षाओं के बारे में ध्यान रखें, शिक्षा के माध्यम के बारे में ध्यान रखें, टीचर्स के बारे में ध्यान रखें, पाठ्यक्रम के बारे में उन्होंने बात की। पाठ्यक्रम निर्धारित होना चाहिए लेकिन बुक निर्धारित नहीं होनी चाहिए। गुणवत्तापूर्ण भारतीय भाषाओं में बुक का निर्माण करना चाहिए। तो ये कुछ महत्वपूर्ण बिंदु हैं जिनको अगर हम माइंड में रखेंगे, जो हमसे क्वेश्चंस एग्जाम में पुटअप किए जाते हैं। तो आई होप कि जितने भी इसेंशियल या जितने भी इम्पोर्टेंट पॉइंट्स थे राधाकृष्णन आयोग से, उनको हम लोगों ने डिस्कस किया है। इसके अलावा भी कुछ पॉइंट हो सकते हैं, तो लेकिन वो उतने महत्वपूर्ण नहीं है जितने कि जो एग्जाम में हमसे पूछे जा सकें। तो 99% आप इस क्वेश्चन को कर लेंगे। हाँ, 1-8% पॉसिबिलिटी ऐसी है कि जिन चीज़ों को हम लोगों ने इस आयोग में डिस्कस नहीं किया, क्योंकि 747 पृष्ठ की इनकी रिपोर्ट है, तो उन 747 पृष्ठ की रिपोर्ट्स को हमने 30 से 35 पॉइंट में निकालने की बात की। इससे कुछ चीज़ें डेफिनेटली मिसिंग हैं, बट दिस इज अकॉर्डिंग टू डिमांड ऑफ, ये हमारे लिए एक सफिशिएंट नॉलेज नहीं जा सकती। तो हम लोगों ने राधाकृष्णन आयोग को कंप्लीट किया। इसके बाद जो हमारा दूसरा आता है वो आता है ताराचंद समिति। जो हम लोगों ने क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर में लिखा था उसमें था, दूसरा जो था वो था ताराचंद समिति। ताराचंद समिति 1948। अब इस ताराचंद समिति को हम और भी कहते हैं, इसको हम कहते हैं माध्यमिक शिक्षा समिति। अब माध्यमिक शिक्षा समिति क्या है? माध्यमिक शिक्षा समिति यानी ताराचंद समिति। अब इस समिति के नाम से ही आपको कंफर्म हो रहा है कि इस समिति का कार्य कहाँ पर था। तो इसने केवल सेकेंडरी एजुकेशन के बारे में रिकमेंडेशन की। तो पहली चीज, ये समिति बनी कब? 1948 में। दूसरा, इस समिति का जो कोर एरिया ऑफ वर्किंग है, तो इसका जो कोर एरिया है वो है, इसका कोर एरिया है सेकेंडरी एजुकेशन। सेकेंडरी एजुकेशन। अब इसके रिकमेंडेशंस क्या हैं?
अगर हम इसकी सिफारिशों के बारे में बात करें तो इसकी जो सबसे पहली सिफारिश थी, इसने कहा कि भारत में माध्यमिक शिक्षा के सुधार हेतु एक पूर्ण आयोग का गठन किया है। ठीक है, तो यानी एक पूर्ण माध्यमिक शिक्षा आयोग का गठन, और इसी समिति की सिफारिश पर आगे 1952 में मुदालियत कमीशन का गठन होता है। आप ध्यान रखें, 1948 के बाद मुदालियत कमीशन 1952 दिसंबर में आता है, तो उस मुदालियत कमीशन का जो गठन हुआ था वो इसी आयोग की सिफारिश पर ही हुआ था, क्योंकि इसी आयोग ने कहा था कि माध्यमिक शिक्षा में सुधार हेतु पूर्णकालिक जो है वो एक आयोग गठित किया जाए। दूसरा, इन्होंने 12 वर्षीय जो है वो स्कूलिंग की बात की। इन्होंने कहा कि 12 ईयर स्कूलिंग एजुकेशन होनी चाहिए, अर्थात वो जो राधाकृष्णन कमीशन ने 11 वर्ष की जो है स्कूलिंग की बात की थी, उन्होंने कहा कि स्कूलिंग जो है वो 12 ईयर की होनी चाहिए। दूसरा, फिर इन्होंने एक बात की, मल्टीपर्पज सेकेंडरी स्कूल की बात की। मल्टीपर्पज सेकेंडरी स्कूल अर्थात बहुउद्देशीय माध्यमिक विद्यालयों की वकालत की इन्होंने। तो ये एक बहुत ही अपरिपक्व समिति थी, बहुत इसकी सिफारिशें ज़्यादा व्यापक नहीं थी, तो लेकिन इसने एक महत्वपूर्ण आयोग के गठन की बात जरूर की, मुदालियत कमीशन। तो इसमें 3 ही बिंदु आपको ध्यान में रखने, बस यहाँ पर इसको ध्यान में रखना है कि इस समिति का जो कोर एरिया है वो क्या है, क्योंकि हमें ज़्यादातर जो विस्तृत नॉलेज लेना है वो हायर एजुकेशन से रिलेटेड जो कमेटीज बनी है या जो आयोग बने हैं उनसे पढ़ना। तो ये था ताराचंद समिति, और उसके बाद जो तीसरा आता है वो है मुदालियत आयोग। तो कल की क्लास में हम लोग मुदालियत आयोग के बारे में डिस्कस करेंगे। आज इतना ही रखते हैं। तो राधाकृष्णन कमीशन और ताराचंद समिति के बारे में आप थोड़ा सा एक ब्रीफ नॉलेज लेकर के उसका एक प्रॉपर नोट मेंटेन कर लीजिएगा और उनको टाइम टू टाइम देखते रहिए, ताकि धीरे धीरे चीज़ें जो हैं वो आपके माइंड में सेट होने लगें। तो आज के लिए इतना ही गाइस। तो आई होप कि आपकी जो जानकारी मिल रही है वो पसंद आ रही होगी। फिर भी यदि आपके कोई सजेशन हो तो आप डेफिनेटली कमेंट सेक्शन में ज़रूर दीजिए। हम अपनी नेक्स्ट क्लासेस में उनको कंसिडर करने की कोशिश करेंगे। थैंक यू फॉर